हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग। आज हम करेंगे न्यूमेरिकल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के असाइनमेंट के सारे क्वेश्चंस। आई एम डूइंग एवरी क्वेश्चन। अब ध्यान दीजिए, कोई डाउट रहेगा तो फिर क्लास में पूछिएगा। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। फर्स्ट क्वेश्चन आपको कह रहा है, इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट containing capacitor as a circuit element, show that displacement current is equal to the conduction current. Displacement current conduction current के बराबर ये शो करना है। Now displacement current is given by epsilon naught d phi e by dt। याद है बात? epsilon naught rate of change of electric flux, ये होता है displacement current। Now according to Gauss theorem, इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपका हो जाता है चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। सब्स्टिट्यूट करो, डिस्प्लेसमेंट करंट हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट डी बाई डी टी ऑफ क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। क्यू से क्यू कैंसिल, डी बाई डी टी ऑफ चार्ज, डी क्यू बाई डी टी क्या होता है? कंडक्शन करंट। सो डिस्प्लेसमेंट करंट जो है कंडक्शन करंट के क्या हो गया? इक्वल हो गया। क्या ये क्लियर है? पहला क्वेश्चन डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन था। थ्योरी में हमने इसको एज ए डेरिवेशन किया था। आ जाते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्या कह रहा है? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज प्लेट्स ऑफ एरिया 0.32 मीटर स्क्वायर। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, प्लेट का एरिया आपको दिया हुआ है 0.32 मीटर स्क्वायर, which are separated by a distance of 5 millimeters. Small d आपको दिया है 5 millimeter, 5 into 10 to the minus 3 meters. The capacitor is raised to a potential of 1200 volts. Voltage आपने दिया 1200 volts. Estimate the average value of displacement current when it is discharged for 1 microsecond. कितनी देर में आपने 1 microsecond में इसको डिस्चार्ज कर दिया। Now displacement current का अब दूसरा फॉर्मूला। डिस्प्लेसमेंट करंट है एप्सिलॉन नॉट डी बाई डी टी ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अप्लाई निकाल भी देता हूं, एप्सिलॉन नॉट डी बाई डी टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया। एरिया बाहर, एप्सिलॉन नॉट बाहर, डी से मल्टीप्लाई डिवाइड, डी बाई डी टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस जो कि होता है वोल्टेज। तो ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी इनटू रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज। सारी वैल्यूज पता है। एरिया 0.32, एप्सिलॉन नॉट 8.85 इंटू 10 टू द माइनस 12, डिस्टेंस है 5 इंटू 10 टू द माइनस 3, वोल्टेज है 1200 डिवाइडेड बाय टाइम है 1 माइक्रोसेकेंड, मतलब 10 टू द पावर माइनस 6। सॉल्व कीजिए इसको। कटिंग करते हैं पहले। 10 to power minus 3 minus 6 minus 9 10 11, ऊपर जाके 10 to power 11, इससे कट के 10 to power minus 1 बचाइए। सो आपके पास आया 0.32 इंटू 8.8 इंटू 1.2 अपॉन 5। कैलकुलेट करोगे आंसर आ जाएगा। कैलकुलेट कर लेते हैं। 0.32 इंटू 8.8 इंटू 1.2 डिवाइडेड बाय 5, आंसर आता है 0.6758 एम्पियर। ठीक है। सो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड कह रहा है, पैरेलल प्लेट capacitor is made of two circular plates, each of radius 12 centimeter and separated by some distance. Parallel plate capacitor है, रेडियस है 12 सेंटीमीटर और कुछ डिस्टेंस है दोनों प्लेट्स के बीच में, are separated by some distance. A constant charging current of 0.15 ampere is used. करंट आपने 0.15 एम्पियर यूज किया तो ऑब्वियसली डिस्प्लेसमेंट करंट भी क्या हो जाएगा? इक्वल। Using modified Ampere circuit law, calculate the magnetic field between the plates at a point 15 centimeters from the axis. 15 centimeters from the axis. Second part 6.5 centimeter from the axis. थर्ड पार्ट ऑन दी एक्सिस। पहले इस पे आ जाते हैं ए पे।
15 सेंटीमीटर फ्रॉम द एक्सिस मतलब बाहर हो गया, 15 सेंटीमीटर इज आउटसाइड, 15 centimeter is outside. So when you consider an ampere loop, so entire current will pass through it. So if a part कर रहा हूं मैं, इसको small r बोल दिया, ये capital R बोल दिया. If small r is 15 centimeter, which is greater than capital R, which was 12 centimeter, then magnetic field आपका हो जाता है mu naught I by 2 pi r. याद है फॉर्मूला? अगर इनसाइड हो तो क्या कंसिडर करते हैं? म्यू नॉट आई, उसमें आर स्क्वायर और आर ऊपर यूज होता है, वो भी आऊंगा उसमें, इनसाइड वाला भी केस है. सो पहले आउटसाइड की बात करते हैं. जब हम आउटसाइड की बात करें सो वो कैसे बिहेव करता है कि एज इफ की एंटायर करंट जो है आपका उससे पास कर रहा है. इसको आप करते कैसे हो? लॉजिकली एक बार दोबारा बता देता हूं. इसको लॉजिकली आप ऐसे करते हो, b इंटू 2 पाई आर, ये हो गया इंटीग्रल b डॉट dl, ये हो गया म्यू नॉट टाइम्स करंट थ्रू द लूप. करंट थ्रू द लूप यहां पे पूरा होगा, तो b आपका पास कितना हो जाएगा? म्यू नॉट आई डी बाई 2 पाई आर, और आई डी किसके बराबर होगा? i के. सो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई की वैल्यू 2 इंटू 10⁻⁷. आई डी डिस्प्लेसमेंट करंट कंडक्शन करंट के इक्वल 0.15 डिवाइडेड बाय आर. आर की वैल्यू यहां पे कितनी है? 15 सेंटीमीटर. 15 इंटू 10⁻². ठीक है जी, 15 इंटू 10⁻². तो ये 0.15 पूरा पूरा कट गया. रिजल्ट आपके पास कितना आया? 2 इंटू 10⁻⁷ मैग्नेटिक फील्ड है टेस्ला. ठीक है. अब इसी का ए का ये फर्स्ट पार्ट हो गया. ए का सेकंड पार्ट देखो, उसमें लॉजिक भी दोबारा समझाता हूं. ए के सेकंड पार्ट में जब आप इनसाइड कंसिडर करते हो, इफ स्मॉल आर जो कि कितना दिया हुआ है 6.5 सेंटीमीटर फ्रॉम द एक्सिस, 6.5 सेंटीमीटर इज लेस देन कैपिटल आर, दैट इज 12 सेंटीमीटर. 12 सेंटीमीटर इससे छोटा है, तब आप क्या करोगे? b इंटू 2 पाई आर इज म्यू नॉट टाइम्स आई डी डैश. याद है कुछ पार्ट ऑफ करंट. आई डी डैश कैसे निकालते हो? आई डी डैश अपॉन पाई आर स्क्वायर, करंट पर यूनिट एरिया, इज टोटल करंट अपॉन टोटल एरिया. तो आई डी डैश कितना आ जाता है? आई डी इंटू आर स्क्वायर बाय कैपिटल आर का स्क्वायर. सब्सटीट्यूट करो, b की वैल्यू आ गई म्यू नॉट आई डी इंटू आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 पाई आर. ये डायरेक्ट एज अ फॉर्मूला लिख सकते हो, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूं. कट गया. आपके पास आता है म्यू नॉट आई डी बाई 2 पाई आर स्क्वायर इंटू स्मॉल आर. ये रिलेशनशिप आती है. आप चाहो आप इसको डायरेक्ट एज अ फॉर्मूला यूज कर सकते हो. म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू 2 इंटू 10⁻⁷. डिस्प्लेसमेंट करंट 0.15. स्मॉल आर की वैल्यू कितना डिस्टेंस दिया हुआ है? 6.5 सेंटीमीटर. 6.5 इंटू 10⁻² डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर. रेडियस है 12 सेंटीमीटर. सो 12 इंटू 10⁻² का होल स्क्वायर. कैलकुलेट करोगे आपके पास आंसर आ जाएगा 1.354 इंटू 10⁻⁷. इसका थर्ड पार्ट ऑन एक्सिस स्मॉलर 0 हो जाता है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाती है? 0. याद है ये कॉन्सेप्ट की फॉर्म में भी हमने किया था और पहले इस पे बेस्ड क्वेश्चंस भी किए थे. आ जाते हैं बी पार्ट पे. बी पार्ट में बोल रहा है एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट करंट इज मैक्सिमम. सो फ्रॉम द एक्सिस, बी पार्ट है ये, मैग्नेटिक फील्ड आपको बोल रहा है एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस मैग्नेटिक फील्ड इज मैक्सिमम. सो मैग्नेटिक फील्ड आपका मैक्सिमम कब होगा? मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम होगा जब आपका एट द एज ऑफ कैपेसिटर, दैट इज व्हेन डिस्टेंस from axis
is equal to radius of plates of capacitor. तब मैक्सिमम होगा, मतलब यहां पे इस पॉइंट पे. सो इसका मैग्नेटिक मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जाएगी? म्यू नॉट आई बाय 2 पाई कैपिटल आर, दैट इज 2 into 10 to the power minus 7. Current is 0.15 and radius is 12 centimeter. 12 into 10 to the power minus 2. तो ये आ गया, ये हो गया 6, ये पॉइंट से 10 to the power minus 2 कट गया. 15 by 6 मतलब 5 by 2, 2.5 into 10 to the power minus 7 टेस्ला. So it is maximum on the edges. उसके बाद ऑब्वियसली कम होती है, जो कि हमने यहां शो किया है 15 सेंटीमीटर लेके. सो बीच में 0, बढ़ते बढ़ते यहां तक मैक्सिमम, और फिर उसके बाद कम होने लगेगी. क्लियर सबको? ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3. लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4. फोर्थ क्या कह रहा है? A parallel plate capacitor has circular plates, each of radius 5 centimeter. It is being charged so that the electric field in the gap between the plates rises steadily at 10 to the power 12 volt per meter per second. So capital R आपको दे दिया 5 सेंटीमीटर, और इलेक्ट्रिक फील्ड का रेट ऑफ चेंज dE by dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आपको दे दिया 10 to the power 12 वोल्ट पर मीटर पर सेकेंड. What is the displacement current? Displacement current क्या होता है? Epsilon naught d by dt of electric flux. Electric flux को electric field into area लिखो, area into dE by dt. area बाहर आ गया, epsilon naught हुआ 8.85 into 10 to the power minus 12. area की वैल्यू pi r square, 5 into 10 to the power minus 2 का स्क्वायर, और dE by dt क्वेश्चन में दिया हुआ है 10 to the power 12. Got it? सॉल्व करो. 10 to the power minus 10, 12 to the power 12 कट गया. 8.85 into 25 pi into 10 to the power minus 4. कैलकुलेट करते हैं. आपके पास आया 8.85 into 25 into 3.141, 694.9, 10 to the power minus 4, 0.06949, अप्रोक्सीमेट 0.07 एम्पियर. ठीक है जी, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4. आ जाते हैं क्वेश्चन 5 पे. The voltage between the plates of a parallel plate capacitor of capacitance 1 microfarad, वो fx नहीं है, 1 microfarad होगा. 1 microfarad is changing at the rate of इतना displacement current. अब कैपेसिटेंस दिया है 1 माइक्रोफैरेड और dV by dt दिया हुआ है 5 वोल्ट पर सेकेंड. डिस्प्लेसमेंट करंट एप्सिलॉन नॉट d/e by dt, एप्सिलॉन नॉट इंटू एरिया d by dt ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एप्सिलॉन नॉट इंटू एरिया डिवाइडेड बाय डिस्टेंस dV by dt. ठीक है, डिस्टेंस से मल्टीप्लाई डिवाइड करके. ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी कैपेसिटेंस इंटू dV by dt. कैपेसिटेंस कितना दिया हुआ है 1 माइक्रोफैरेड, और रेट ऑफ चेंज वो कितना दिया 5. आंसर आ गया 5 माइक्रो एम्पियर. गॉट इट? आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल्स इन अ मीडियम एट अ स्पीड ऑफ 2 into 10 to the power 8 meters per second. सो मीडियम में वेलोसिटी दी है 2 into 10 to the power 8 meters per second. The relative permeability of the medium is 1. Relative permeability दी हुई है 1. आपको relative permittivity चाहिए, epsilon of relative चाहिए. क्या फॉर्मूला होता है? V is equal to 1 upon under root of mu times epsilon. Mu times epsilon. फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 1 upon under root of mu relative into mu naught, epsilon relative into epsilon naught. ये हो जाएगा C upon under root of mu relative epsilon relative. So स्क्वायरिंग करो, epsilon relative आ जाएगा C square by V square into mu relative. So 3 into 10 to the power 8 का स्क्वायर, 2 into 10 to the power 8 का स्क्वायर
इंटू 1, सो 9/4 आंसर आ गया 2.25। गॉट इट? इजी क्वेश्चन। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। 8th क्वेश्चन, सॉरी 7th पे। 7th कह रहा है वेवलेंथ ऑफ एक्सरेज इज 1 एंगस्ट्रॉम, लैम्डा दिया हुआ है 1 एंगस्ट्रॉम, मतलब 1 × 10⁻10 मीटर्स। फ्रीक्वेंसी निकालना है, कुछ नहीं बोला तो एयर में। कौन सा फॉर्मूला? V इज इक्वल टू C इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। तो फ्रीक्वेंसी हो गई वेलोसिटी बाय वेवलेंथ, सो 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाय 10⁻10, रिजल्ट आया 3 × 10⁻18 हर्ट्ज। ठीक है जी, आ जाते हैं 8th पे। 8th क्या कह रहा है? अ रडार ट्रांसमिटर जनरेट वेव्स हुज फ्रीक्वेंसी इज 3 × 10⁹। फ्रीक्वेंसी दी है 3 × 10⁹, आपको वेवलेंथ निकालना है। लैम्डा इज इक्वल टू C बाई न्यू, सो 3 × 10⁸। जब तक कुछ नहीं बोलेगा एयर कंसिडर करोगे। फ्रीक्वेंसी 3 × 10⁹, आंसर आ गया 0.1 मीटर। इजी क्वेश्चंस। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन 9 क्या कह रहा है? The medium wave band corresponds to the wavelength range 200 meters to 625 meters. If a radio can tune to any station in this band, the corresponding frequency band. So आपको wavelength की range दी हुई है, corresponding frequency की range निकालनी है। So अगर wavelength 200 meters है, frequency C by lambda हो गया 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाय 200, ये हो गया 1.5 मेगाहर्ट्ज। मेगा इज 10⁶। इसी तरह अगर लैम्डा आपका कितना है 625 मीटर्स, तो फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? C बाय लैम्डा 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाय 625। 625 25 से कटता है, 3 × 200 ले लो, कितना बचा? 4 0 बच गए, डिवाइडेड बाय 25 × 25, 25 चौके 25 चौके, 4 4 से 16, 16 3 से 48, 48 × 10⁴, मतलब 480 किलोहर्ट्ज, या 0.48 ले लो क्योंकि उसके साथ कंपेयर करने में इजी रहेगा। 0.48 मेगाहर्ट्ज। सो देयरफॉर फ्रीक्वेंसी रेंज is 0.48 megahertz to 1.5 megahertz. Got it? ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9th। आ जाते हैं 10th पे। Electromagnetic waves of frequency 5 × 10⁻14 hertz are passed through a liquid. The wavelength of waves in a liquid are measured to be इतना। Calculate the wavelength in vacuum, velocity of EM waves in liquid, refractive index of liquid, given velocity in vacuum is इतना। ध्यान दो, waves हैं, इसमें एक पॉइंटर याद रखो, आगे वैसे ऑप्टिक्स में भी पढ़ेंगे। Whenever there's a change in medium, whenever there's a change in medium, there is no change in frequency of EM waves. कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अगर मीडियम चेंज होता है तो फ्रीक्वेंसी में चेंज नहीं आता। दूसरा फॉर्मूला वेलोसिटी का चेंज आएगा। वेलोसिटी का चेंज आएगा, कैसे फॉर्मूला होगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू C बाई V, क्लास 10th में पढ़ा था आपने। तीसरा वेवलेंथ में भी चेंज आएगा, C को फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ इन एयर डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ इन मीडियम लिख सकते हो। फ्रीक्वेंसी सेम रहेगा तो कट जाएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला हो गया वेवलेंथ इन एयर डिवाइडेड बाय वेवलेंथ इन मीडियम। सो ये तीन रिश्ते यूज होते हैं वेलोसिटी, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के। फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आता, वेलोसिटी में चेंज आता है और वेवलेंथ में चेंज आता है। कितना चेंज आएगा, कैसे चेंज आएगा, लेट्स सी। नंबर 1, electromagnetic wave of frequency इतना is passed through a liquid. The wavelength of waves in a liquid is measured to be इतना. Calculate wavelength in vacuum. तो first part में refractive index, wavelength in air divided by wavelength in medium. So wavelength in air कितना हुआ?
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू वेवलेंथ इन मीडियम. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं गिवन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना पड़ेगा पहले. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे निकालोगे? C by V. उसके लिए आपको फ्रीक्वेंसी पता है, फ्रीक्वेंसी पता है, वेवलेंथ पता है मीडियम में. तो पहले मीडियम में बात करो. ये डाटा अभी 2 मिनट बाद यूज होगा. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन नहीं है, तो सबसे पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं. उसके लिए अब बात करो, वेलोसिटी निकालो. सो इन मीडियम फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी 5 इंटू 10 टू पावर 14 हर्ट्ज, 5 इंटू 10 टू पावर 14 हर्ट्ज. और वेवलेंथ दी हुआ 4.5 इंटू 10 टू पावर -7 meters. So V is equal to nu lambda. So 5 into 4.5 into 10 to the power 14 into 10 to the power -7. So ये कितना हुआ? 45 into 5. 225 22.5 into 10 to the power 7 मतलब 2.25 into 10 to the power 8 meters per second. ये हो गया वेलोसिटी. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हुआ C by V. So 3 upon 2.25, 10 to power कट गया. 3 upon 2.25, that is 300 by 25. 25 से कट 225, sorry. 325 से कितना कटता है? 12. 12 upon 9 मतलब 4 upon 3. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आया 4 upon 3. अब पहला पार्ट निकाल लो. लैम्डा इन एयर कितना हुआ? 4 upon 3 times lambda in medium, 4.5 into 10 to the power -7. 1.5 हुआ, 1.15 चौके 60, 6 into 10 to the power -7 meters. पहले पार्ट का आंसर आया 6 into 10 to the power -7 meters. सेकेंड पार्ट में क्या बोल रहा है? वेलोसिटी ऑफ EM waves in liquid, वो मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूं. ये रहा सेकेंड पार्ट का रिजल्ट. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो भी निकाल चुका हूं. ये रहा थर्ड पार्ट का रिजल्ट. ठीक है, समझ में आ गई बात? ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10. ये पॉइंटर याद रखिए. ये आगे आप वो करोगे वेव ऑप्टिक्स, उसमें भी डिटेल में बताऊंगा कि अगर मीडियम चेंज होता है किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, अगर आप एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते हो तो फ्रीक्वेंसी सेम रहती है, वेवलेंथ चेंज होती है, वेलोसिटी चेंज होती है, बट फ्रीक्वेंसी क्या रहती है? सेम. दिस इज क्वेश्चन नंबर 10. लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 11. एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. Question number 11. Magnetic field in a plane electromagnetic wave is given by B along y-axis is 2 into 10 to the power -7 sine 0.5 into 10 to the power 3x plus 1.5 into 10 to the power 11 t Tesla. कंपैरिजन करो. ये हो गया ओमेगा, टी के साथ ओमेगा होता है. ये हो गया के एंगुलर वेव नंबर, और ये हो गया बी नॉट. ठीक है. फर्स्ट पार्ट, व्हाट इज द वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी? के. के क्या होता है? 2 पाई बाय लैम्डा. के की वैल्यू 0.5 इंटू 10 टू पावर 3 इज 2 पाई बाय लैम्डा. सो लैम्डा हुआ 2 पाई बाय 0.5 इंटू 10 टू द पावर 3 मतलब 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर्स. कैलकुलेट हो जाएगा. 4 पाई इंटू 10 टू पावर -3 मीटर्स. इसमें कोई दिक्कत? सो पॉइंट्स में निकालते हैं. 4 पाई 3.141 इंटू 4 ये आता है 12.56. सो 12.564 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर्स. रख लो संभाल के. फ्रीक्वेंसी के लिए आ जाओ. इस पे 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी दैट इज ओमेगा. सो फ्रीक्वेंसी हो गया ओमेगा बाय 2 पाई. ओमेगा इज 1.5 इंटू 10 टू द पावर 11 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3.141. डिवाइड करो. 1.5 divided by 2, 3.7, 1.5 divided by 2, फिर से divided by 3.141.
ये आता है 0.238 इंटू 10⁻11। सो ये आ गया 20 ले लो, 23.8 इंटू 10⁹ हर्ट्ज, मतलब 23.8 गीगाहर्ट्ज। ठीक है जी, ये हो गया क्वेश्चन नंबर, इसका पहला पार्ट। राइट द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में क्या रहता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में आपका फेज रिमेन सेम। इन ईएम वेव phase of electric and magnetic field remains same। सिर्फ क्या चेंज होता है? एम्पलीट्यूड चेंज होता है। एम्पलीट्यूड कैसे चेंज होगा? ई नॉट बाई बी नॉट इक्वल टू सी। ई नॉट होता है बी नॉट टाइम्स सी। बी नॉट कितना दिया हुआ है? बी नॉट दिया हुआ है 2 इंटू 10⁻⁷, और सी की वैल्यू 3 इंटू 10⁸। ये आ गया 60, 6 और ये 10, 60 वोल्ट पर मीटर। सो ई नॉट हो गया 60 वोल्ट पर मीटर, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो हो जाएगी इसकी डायरेक्शन बी अलोंग, देखो मैग्नेटिक फील्ड इज अलोंग वाई एक्सिस, वेव इज ट्रेवलिंग अलोंग एक्स एक्सिस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी अलोंग जेड एक्सिस। ई जेड, ऑल द थ्री आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ई जेड कितना होगा? 60 साइन, बाकी सब कुछ सेम, 0.5 इंटू 10⁻³ प्लस 1.5 इंटू 10⁻11t वोल्ट पर मीटर। आ गया समझ? इस क्वेश्चन को तमीज से अपने हाथ से करिए, मार्क कीजिए अगर कोई डाउट आए तो, बहुत इंपॉर्टेंट है। आ गया समझ? आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन 12, light with energy flux 18 watt per centimeter square falls on a non-reflecting surface at normal incidence. If the surface has an area of itna, average force exerted in 30-minute time span. तो क्या करोगे? पर कौन सा सरफेस है? नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। अगर नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, अगर आपके पास नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है तो क्या प्रॉपर्टी पढ़ी है आपने? प्रॉपर्टी आपने पढ़ी है नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस में मोमेंटम लेते हो। रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है तो वो फोर्स के लिए आप डबल, मोमेंटम के लिए आप डबल टाइम्स मोमेंटम लेते हो, फोर्स के लिए डबल टाइम्स मोमेंटम लेते हो, क्योंकि जितना आता है उतना सेम से रिफ्लेक्ट हो जाता है, तो फोर्स के लिए आप 2p लेते हो। अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है? आपको एनर्जी क्या दिया हुआ है? एनर्जी फ्लक्स। एनर्जी फ्लक्स मतलब एनर्जी पर सेकेंड पर यूनिट एरिया, मतलब इंटेंसिटी दी हुई है। आपको इंटेंसिटी दी हुई है 18 वॉट पर सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया भी सेंटीमीटर स्क्वायर में है। सो आपके पास अगर पावर निकालना है, पावर हो जाएगा इंटेंसिटी इंटू एरिया, वो भी सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो यूनिट्स नहीं चेंज करूंगा। 18 इंटू 20 मतलब 360 वॉट। ये आपके पास टोटल पावर हो गया 360 वॉट। ठीक है, अब ये पावर आ गया आपके पास। पावर निकालने के बाद आप क्या निकाल सकते हो? पावर निकालने के बाद आप टोटल एनर्जी निकाल सकते हो, क्योंकि आपको टाइम दिया हुआ है। सो एनर्जी कितना हो जाएगा? एनर्जी हो जाएगा पावर इनटू टाइम। कैलकुलेशन बाद में करेंगे, 360t, टी की वैल्यू बाद में डाल लेंगे। नंबर 1 ये हो गई टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी आपको याद होगा मोमेंटम की बात जब हमने की थी, मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? एनर्जी बाय वेलोसिटी। याद है बात? फॉर्मूला ध्यान है, एनर्जी बाय वेलोसिटी। एनर्जी कितना है? 360t, और वेलोसिटी की वैल्यू कितनी है? 3 इंटू 10⁸। रख लो संभाल के, बाद में यूज करेंगे। केजी मीटर्स पर सेकेंड। ये हो गया मोमेंटम। आपको निकालना है फोर्स। फोर्स का फॉर्मूला रेट ऑफ चेंज ऑफ पावर, फोर्स इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम अपॉन टाइम। अब देखो टीटी कट जाएगा,
सो 360t, इसीलिए t सब्स्टिट्यूट नहीं किया था मैंने। 3 इंटू 10 टू पावर 8 इंटू t से t कैंसिल हो गया, 120 इंटू 10 टू पावर -8 यानी 1.2 इंटू 10 टू द पावर -6 न्यूटन। 1.2 इंटू 10 टू पावर -6 न्यूटन। क्या ये क्लियर है क्वेश्चन अच्छे से? अगर ये परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता तो आपके पास रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम में, अगर ये होता परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस, अगर ये परफेक्टली, जो कि क्वेश्चन में नहीं गिवन, तब फोर्स हो जाता 2p/c, ट्वाइस ऑफ मोमेंटम बाय सी। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम में जितना मोमेंटम जाने का उतना वापस आने का, तो डबल हो जाता। तब रिजल्ट कितना आता? 2.4 इंटू 10 टू द पावर -6 अगर होता तो। क्वेश्चन में गिवन नहीं है, क्वेश्चन में रिफ्लेक्ट नॉन रिफ्लेक्टिंग बोला है। क्लियर? आ जाते हैं 13th पे। 13th क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कैलकुलेट the electric and magnetic field produced by a radiation coming from a 100 watt bulb। 100 watt का बल्ब है, 100 watt का बल्ब है आपके पास, at a distance of 3 meters। Assume that the efficiency of the bulb is 2.5% and it is a point source। ये अगर बल्ब है, चारों तरफ लाइट जाएगी। क्वेश्चन ध्यान से समझिए, चारों तरफ लाइट जाएगी, बल्ब से एनर्जी चारों तरफ निकली। आपको निकालना क्या है? इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द रेडिएशन कमिंग फ्रॉम अ 100 वॉट बल्ब। तो इसकी पावर दी हुई है एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर्स। 3 मीटर दूर जब इससे बात आएगी तो ऑब्वियसली इंटेंसिटी थोड़ी कम हो जाएगी जितनी दूर जाते जाओगे, क्योंकि एरिया बढ़ता जाएगा। मानते हो ये सिचुएशन समझ में आती है? एरिया बढ़ता जाएगा, एरिया बढ़ता जाएगा तो इससे क्या होगा? इंटेंसिटी धीरे धीरे कम होती जाएगी। सो ओवरऑल इंटेंसिटी क्या होगी? ओवरऑल इंटेंसिटी होगी पावर अपॉन एरिया। यही होगी ना ओवरऑल इंटेंसिटी, पावर अपॉन एरिया। इंटेंसिटी क्या होता है? एनर्जी पर सेकेंड पर यूनिट एरिया। पावर कितनी है? पावर है 100 वॉट का बल्ब है, 2.5% एफिशिएंसी है, सो पावर है 2.5% ऑफ 100 वॉट डिवाइडेड बाय एरिया। एरिया कितना है? 3 मीटर दूर है, तो 4 पाई आर स्क्वायर। 100 से 100 कट गया, ये आया 2.5 अपॉन 36 पाई। 2.5 अपॉन 36 पाई, 2.5 अपॉन 36 पाई वॉट पर सेकेंड पर वॉट पर यूनिट एरिया, वॉट पर मीटर स्क्वायर। सो एनर्जी का हो जाएगा, पहले वैल्यू निकाल लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। यह आएगा 2.5 डिवाइडेड बाय 36 डिवाइडेड बाय 3.141, 0.022 वॉट पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द रेडिएशन। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। अब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड अगर आपको निकालना है, आपको इंटेंसिटी का आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है। इलेक्ट्रिक फील्ड बोला तो इसका मतलब ये आरएमएस वैल्यू की बात कर रहा होगा, आरएमएस वैल्यू की बात कर रहा होगा। रिलेशंस पे ध्यान दीजिएगा। अब इंटेंसिटी is equally divided between electric and magnetic fields। Therefore इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी? हाफ ऑफ टोटल, मतलब 0.011 वॉट पर मीटर स्क्वायर। सेम मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी हो जाएगी हाफ ऑफ टोटल, दैट इज 0.011 वॉट पर मीटर स्क्वायर। याद है? इंटेंसिटी का आपने फॉर्मूला पढ़ा था एनर्जी डेंसिटी की टर्म्स में। इंटेंसिटी का फॉर्मूला एनर्जी डेंसिटी की टर्म्स में पढ़ा था। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई आरएमएस का स्क्वायर इनटू सी। ठीक है, अपने नोट्स चेक करो, नोट्स में यही फॉर्मूला है। इंटेंसिटी का फॉर्मूला
हाफ एप्सिलॉन नॉट ई आरएमएस का स्क्वायर इंटू सी। सो हाफ इंटेंसिटी निकाल चुके हो, सो 0.011 is equal to half into 8.85 into 10 to the power minus 12 into e square into 3 into 10 to the power 8. सॉल्विंग करो, क्रॉस मल्टीप्लाई 0.022 डिवाइडेड बाय 8.85 into 3 into 10 to the power minus 4, ऊपर चला गया 10 to the power 4 is e square। कैलकुलेट करो, ई स्क्वायर सॉल्व करके आता है, कैलकुलेट करते हैं, ई स्क्वायर सॉल्व करके आता है 0.022, इसको 10 to the power 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 2 3 4 220 डिवाइडेड बाय 8.85, फिर से डिवाइडेड बाय 3, इसका स्क्वायर रूट, ई स्क्वायर आता है 8.286, तो E आपके पास आ गया इसका स्क्वायर रूट 2.878 वोल्ट पर मीटर। सो इतने डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी होगी? 2.878 वोल्ट पर मीटर। आगे आपको मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बोला है, तो या तो ये फॉर्मूला यूज कर लो। एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? हाफ बी स्क्वायर बाय म्यू नॉट इंटू सी करो, आंसर आएगा। दूसरा तरीका बहुत ही सिंपल हो जाएगा, ई नॉट बाई बी नॉट सी के बराबर होता है, या ई बाई बी सी के बराबर होता है। तो बी कितना हो जाएगा? बी ई बाई बी सी के बराबर है, तो बी हो जाएगा ई बाई सी। सो 2.878 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 10 टू पावर 8, ये आपके पास आ जाएगा दिस डिवाइडेड बाई 3 0.959, तो 9.59 इंटू 10 टू द पावर -9 टेस्ला। ठीक है जी, समझ में आ गया। सो इस टाइप का क्वेश्चन टिपिकल है, इस टाइप का क्वेश्चन टिपिकल है, ध्यान से कीजिएगा इस टाइप के क्वेश्चन को। इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? एनर्जी डेंसिटी टर्म्स में इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी का क्या हो जाएगा? हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इंटू सी। टोटल इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट का स्क्वायर इंटू सी। वो टोटल इंटेंसिटी का होता है। यहां सिर्फ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं, तो या तो आप टोटल लेके ई नॉट निकाल लो और फिर ई आरएमएस निकाल लो, चॉइस इज योर्स। मतलब इसमें आप ऐसे भी कर सकते हो, इसमें आप ऐसे भी कर सकते हो, वी कैन ऑल्सो कैलकुलेट यूजिंग टोटल इंटेंसिटी हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट का स्क्वायर इंटू सी। सो ई नॉट कैलकुलेट करके देन कैलकुलेट आरएमएस वैल्यू, ये भी कर सकते हो, आपकी चॉइस है। अदरवाइज इंडिविजुअल भी कर सकते हो, चॉइस बिल्कुल आपकी है। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 13। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। A plane electromagnetic wave in the visible region is moving along z axis। ठीक है जी, एक प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, विजिबल रीजन में z एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रही है। The frequency of the wave is 0.5 into 10 to the power 15 hertz, frequency 0.5 into 10 to the power 15 hertz, and the electric field at any point is varying sinusoidally with time with an amplitude of 1 वोल्ट पर मीटर। ई नॉट आपको दे दिया 1 वोल्ट पर मीटर। कैलकुलेट द एवरेज वैल्यूज ऑफ डेंसिटीज ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। दोनों की एवरेज वैल्यू ऑफ एनर्जी डेंसिटी निकालनी है। अब एक बात बताओ, एवरेज एनर्जी डेंसिटी तो दोनों की सेम ही होती है। एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक और एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक दोनों बराबर होती है। कितने होता है? हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर ले लो। अब ई नहीं पता तुम्हें, अब आपको ई नॉट पता है क्वेश्चन में, तो कितना होगा? हाफ एप्सिलॉन नॉट, ई आरएमएस कितना होता है? ई नॉट बाय √2 का स्क्वायर। सो 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट का स्क्वायर। सो 1/4 इंटू 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 इंटू ई नॉट स्क्वायर 1 का स्क्वायर। सो ये आ गया 2.215 इंटू 10 टू द पावर -12 एनर्जी डेंसिटी है।
एनर्जी डेंसिटी है तो यूनिट क्या होगा, जूल पर मीटर क्यूब, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। इजी। आ जाते हैं 15th पे। द मैग्नेटिक फील्ड एम्पलीट्यूड ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इतना, फ्रीक्वेंसीज इतना, डिटरमाइन सब चीज, ठीक है। आपको बी नॉट दिया हुआ है 1.6 इंटू 10⁷ टेस्ला, फ्रीक्वेंसी दी है 30 मेगाहर्ट्ज, ई नॉट हो गया बी नॉट इंटू सी, सो 1.6 इंटू 10⁷ इंटू 3 इंटू 10⁸, कितना हुआ ये, 16 3 48, 4.8 10⁷ नहीं होगा, करेक्शन कीजिए, ये -7 होगा, सो -7, 4.8 इंटू 10, आंसर आ गया 48 वोल्ट पर मीटर। करेक्शन कर लीजिए, 10⁷ नहीं होगा, 10⁻⁻7 होगा, मिसप्रिंटिंग है, ठीक है। आगे क्या बोला, इसमें करेक्शन को मैं हाईलाइट कर देता हूं, इसमें करेक्शन है 10⁻⁻7 टेस्ला है। फ्रीक्वेंसी दी है, आपको क्या निकालना है, ई नॉट निकल गया, अब ओमेगा निकालना है। ओमेगा कितना हो जाता है, ओमेगा हो जाता है 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी, सो 2 पाई इंटू 30 इंटू 10⁶, ये हो गया 60 पाई इंटू 10⁶, सो 60 पाई, कैलकुलेट करो, 60 पाई 60 इंटू 3.141, ये आ गया 188, यानी 1.885 इंटू 10⁻, 2 0 लिए थे, 8 रेडियंस पर सेकेंड। तीसरी चीज जो इसमें निकालनी है वो निकालनी है आपको वेवलेंथ। वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी पता है, वेवलेंथ निकालो, v इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, v इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, velocity by wavelength, velocity by frequency 3 into 10⁸ divided by frequency 30, मतलब 3 into 10⁷, ये आ गया 10 मीटर। वेवलेंथ हो गई 10 मीटर, और लैम्डा निकालना है, लैम्डा तो ऑलरेडी लैम्डा निकाल चुका, के निकालना है। अच्छा, मैंने पहले लैम्डा निकाल दिया, के की वैल्यू कितना हो गया, के होता है 2 पाई बाय लैम्डा, सो 2 into 3.141 divided by 10, यानी 6.282, 0.6282 रेडियंस पर मीटर। ठीक है जी, समझ में आ गया। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 15। आ जाते हैं 16th पे। 16th क्या कह रहा है, इन अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव द मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट्स साइनोसॉइडली with a frequency of 3 into 10⁻10 hertz. Frequency दिया है 3 into 10⁻10 hertz. And amplitude 128 nanotesla. So B naught दिया है 128 into 10⁻⁻9 Tesla. What is the wavelength of the wave? Frequency पता है, first part में wavelength आपको निकालना है। v is equal to न्यू लैम्डा, तो वेवलेंथ हो गया वेलोसिटी बाय फ्रीक्वेंसी। वेलोसिटी है 3 into 10⁸, फ्रीक्वेंसी 3 into 10⁻10, आंसर आया 10⁻⁻2 मीटर्स। ये हुआ वेवलेंथ। आगे क्या बोल रहा है, व्हाट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, ई नॉट बाई बी नॉट इक्वल टू सी। तो ई नॉट कितना हुआ, बी नॉट इंटू सी, बी नॉट कितना है 128 इंटू 10⁻⁻9, और सी की वैल्यू 3 इंटू 10⁸। सो 8 या 24, 2 6 8 3 10⁻⁻1, 38.4 वोल्ट पर मीटर। ठीक है जी, ये हो गया 16th। आ जाते हैं 17th पे। 17th आपको क्या कह रहा है, 17th कह रहा है द इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज गिवन बाय E along y axis
is 72 sine 1.5 into 10 to the power 3x plus 5 into 10 to the power 11 t वोल्ट पर मीटर, SI यूनिट्स में है। What is the amplitudes of electric and magnetic field associated with the wave? सबसे हलवा क्वेश्चन ये हुआ आपका E नॉट। E नॉट हुआ 72 वोल्ट पर मीटर और B नॉट कैसे निकालोगे उसके लिए ध्यान दो, हो सकता है यहां पे चेंजेस आए, ये क्वेश्चन पे ध्यान देना। वेलोसिटी ऑफ वेव, अब क्योंकि यहां पे ये चीज K दी है और ये चीज आपको ओमेगा दी है, वेलोसिटी ऑफ वेव होता है लैम्डा अपॉन टी, मतलब लैम्डा इनटू फ्रीक्वेंसी। 2 पाई से अगर मल्टीप्लाई डिवाइड करूं तो ये बन जाएगा ओमेगा बाई के। सो ये ध्यान से चेक करना, इस क्वेश्चन में देखो फर्क नहीं पड़ा, इस क्वेश्चन में ओमेगा बाई के वेलोसिटी कितनी हो गई 5 into 10 to the power 11 divided by 1.5 into 10 to the power 3। फर्क पड़ा। So 1.5 into 10 to the power 11 divided by 1.5 into 10 to the power 3 कितना आया 50 by 15 into 10 to the power 8, जो कि प्रैक्टिकली गलत है। तो इसको मैं थोड़ा सा करेक्शन कर देता हूं, इसको करेक्शन कर देते हैं। यहां पे करेक्शन कीजिए, आंसर में भी करेक्शन आएगा, क्योंकि अगर हम 3 into 10 to the power 8 वेलोसिटी ले लें तो हमारे पास सीधा आंसर आ जाएगा 3 into 10 to the power 8। पर यहां पे 3 into 10 to the power 8 आप कैसे ले सकते हो, क्योंकि ओमेगा और के डिफरेंट है। तो करेक्शन कीजिए इस क्वेश्चन में। और मैं ये क्यों बोल रहा हूं यहां गलती है, क्योंकि 15 3 45, ये 3 पॉइंट समथिंग आ रहा है, 3 पॉइंट समथिंग वेलोसिटी ऑफ लाइट होती है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर से ज्यादा है, विच इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल फॉर एनी मीडियम। तो पहले आपको वेलोसिटी निकालना पड़ेगा। तो यहां एक करेक्शन कर देते हैं, इसको 0.5 ले लेते हैं, और अगर आप इसको 4.5 ले लेंगे तो बिल्कुल मैच कर जाएगा। तो करेक्शन कर लीजिए, इसको 4.5 कर दीजिए। तो 4.5 यहां करेक्शन कर लीजिए, 4.5 into 10 to the power 11 होगा ये, प्लस 4.5 into 10 to the power 11। तो जब इसको मैं 4.5 कर दूंगा तो ये सीधा कट के 3 into 10 to the power 8 बनेगा। अगर कुछ और आ रहा होता तो मुझे कुछ और लेना पड़ता। तो ध्यान दीजिएगा, ये 4.5 आप कंसिडर करके करोगे। सो 3 into 10 to the power 8 आपका वेलोसिटी हो गया। अब E नॉट बाई बी नॉट इक्वल टू वेलोसिटी, सो बी नॉट हो जाएगा E नॉट डिवाइडेड बाय वेलोसिटी, दैट इज 72 डिवाइडेड बाय 3 into 10 to the power 8, दैट इज 24 into 10 to the power -8 टेस्ला। तो अगर यहां वेलोसिटी कुछ और आ रही होती तो हम कुछ और लेते। ऑब्वियसली ये 5 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता वो रीजन आपको क्लियर होगा कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर से ज्यादा स्पीड पॉसिबल ही नहीं है। सो यहाँ पे जो स्पीड आ रही है वो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर से ज्यादा आ रही है, विच इज प्रैक्टिकली इनकरेक्ट। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 17। आ जाते हैं 18th पे। The electromagnetic waves of intensity itna falls on the surface and are completely absorbed. Find the pressure. Radiation pressure का सीधा फॉर्मूला लग जाएगा। प्रेशर कितना हो जाता है, ध्यान दीजिए, आपको इंटेंसिटी दी हुई है 4.5 into 10 to the power -3 वॉट पर मीटर स्क्वायर। आपको प्रेशर निकालना है। सो क्या फॉर्मूला होता है प्रेशर का? प्रेशर का फॉर्मूला होता है इंटेंसिटी बाय वेलोसिटी। याद है प्रेशर का फॉर्मूला एक्सप्लेन किया था, क्या होता है इंटेंसिटी बाय वेलोसिटी। सो 4.5 into 10 to the power -3 डिवाइडेड बाय 3 into 10 to the power 8। 4.5 into 10 to the power -3 डिवाइडेड बाय 3 into 10 to the power 8 कितना आया 1.5 into 10 to the power -11। प्रेशर के यूनिट्स न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। याद है बात बेटा? ये याद है कॉन्सेप्ट? ये कैसे निकलता था ये? इसका लॉजिक एक बार दोबारा देखो, फॉर्मूले का लॉजिक
लॉजिक क्या है इसका कि जो इंटेंसिटी है वो निकालना है। तो पहले तो आप प्रेशर की बात करोगे, प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम अपॉन टाइम। ध्यान है बात, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम अपॉन टाइम। अब मोमेंटम को आपने क्या निकाला था, एनर्जी अपॉन एरिया, एनर्जी अपॉन मोमेंटम है ना, एनर्जी अपॉन वेलोसिटी और एरिया इनटू डेल्टा टी। कोई दिक्कत? अब एनर्जी पर सेकेंड पर यूनिट एरिया क्या होता है, इंटेंसिटी, इंटेंसिटी अपॉन वेलोसिटी। ये लॉजिक मैंने आपको समझाया था। इसमें कौन सी चीज क्या है, डेल्टा पी इज प्रेशर और ये है आपका एनर्जी, और एनर्जी ये है वेलोसिटी। ठीक है, नो प्रॉब्लम, याद आ गई ये सारी बात। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 19 पे। 19 क्या कह रहा है, लाइट विद एनर्जी फ्लक्स ऑफ 9 इंटू 10 टू पावर 5 वॉट पर मीटर स्क्वायर। सो इंटेंसिटी आपको दी हुई है 9 इंटू 10 टू पावर 5 वॉट पर मीटर स्क्वायर, falls on a non-reflecting surface at normal incidence. If the surface has an area of itna, average force exerted during an interval of 10 minutes, how will the result modified if the surface is a perfect reflector? So पहले non-reflecting की बात करते हैं। इंटेंसिटी आपको दिया हुआ है, अभी थोड़ी देर पहले भी ऐसा क्वेश्चन किया था। इंटेंसिटी आपको गिवन है और आपको क्या निकालना है, फोर्स। तो फोर्स निकालने के लिए सबसे पहले आप चेंज इन मोमेंटम निकालोगे। चेंज इन मोमेंटम कैसे निकालोगे, एनर्जी से। तो क्या रिलेशन होता है, सबसे पहले मोमेंटम का फॉर्मूला होता है एनर्जी अपॉन वेलोसिटी। तो सबसे पहले एनर्जी निकालोगे, एनर्जी आपके पास कितनी हो जाती है, इंटेंसिटी इंटू एरिया इंटू टाइम। मैं यहां पे वैल्यूज डाल रहा हूं, वैल्यूज लास्ट में डालूंगा, मैं यहां पे सिर्फ एक्सप्रेशन पहले निकाल रहा हूं। तो एक्सप्रेशन निकालने के बाद लास्ट में वैल्यूज डालेंगे। सो चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम यानी सिंपली मोमेंटम, इस केस में सिंपली मोमेंटम कितना हो जाएगा, एनर्जी डिवाइडेड बाय वेलोसिटी। यही फॉर्मूला होता है, एनर्जी डिवाइडेड बाय वेलोसिटी। तो इंटेंसिटी इंटू एरिया इंटू टाइम डिवाइडेड बाय वेलोसिटी, आपके पास क्या आ जाएगा, मोमेंटम। अब मोमेंटम से फोर्स निकालते हैं, फोर्स होता है चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन। टाइम से टाइम कट गया, इंटेंसिटी इंटू एरिया बाय वेलोसिटी, टाइम से टाइम कैंसिल हो गया। इंटेंसिटी कितना होगा, इंटेंसिटी है 9 इंटू 10 टू पावर 5, एरिया क्वेश्चन में गिवन है 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, 50 इंटू 10 टू पावर -4 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 10 टू पावर 8। सो ये 3 आया, 150 इंटू 10 टू द पावर, ऊपर कितना है -1, +1, नीचे से आया ये -7, मतलब 1.5 इंटू 10 टू द पावर -5 न्यूटन। ये हो गई फोर्स। ठीक है, अगर मीडियम परफेक्ट, अगर ये परफेक्ट रिफ्लेक्टर होता, फॉर परफेक्ट रिफ्लेक्टर फोर्स हो जाता 2p/t। ट्वाइस क्यों हुआ, क्योंकि चेंज इन मोमेंटम डबल हो गया, जाने का और आने का। सो 2p/t, तो आंसर आता 2 इंटू 1.5 इंटू 10 टू द पावर -5, रिजल्ट आता 3 इंटू 10 टू द पावर -5 न्यूटन। क्या ये क्लियर है, समझ में आ गया? बेसिक फॉर्मूलाज हैं, याद होंगे तो बहुत इजी हो जाएगा, अदरवाइज तो डिफिकल्ट है ही अगर आपने ध्यान से याद नहीं किया तो। आ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन कह रहा है, शो दैट एवरेज एनर्जी डेंसिटी एंड एवरेज मैग्नेटिक डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर इक्वल। एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। अब आपको मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी चाहिए, तो सबसे पहले वेलोसिटी कितना होता है, 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट।
इधर से आप एप्सिलॉन नॉट अगर निकालेंगे तो वो आ जाएगा 1/c² म्यू नॉट। सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, सब्स्टिट्यूट सेकेंड इन फर्स्ट, मेरे पास एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आया हाफ 1/μ0 इंटू c² इंटू e²। नंबर 3, अब E/B होता है वेलोसिटी के इक्वल, तो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा B इंटू C। नंबर 4, सब्स्टिट्यूट कीजिए 4 को थर्ड में, एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हाफ 1/μ0 c² इंटू B² c², तो आपके पास आया हाफ B²/μ0 विच इज एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सो एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है जी, ये थे सारे न्यूमेरिकल्स हमारे इसके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के असाइनमेंट के। सारे क्वेश्चंस कीजिए, क्लास में भी हमने किए हैं। दिस इज द एंड ऑफ दिस चैप्टर। थैंक यू वेरी मच।